हेलो दोस्तों, मैं बिट्टू कुमार आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने पढ़ा है दिल्ली सल्तनत में निम्न 5 राजवंशों ने शासन किया है। उसी क्रम में हम आज दूसरा राजवंश यानी कि खिलजी वंश के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं खिलजी वंश। दिल्ली सल्तनत में निम्न 5 राजवंशों ने शासन किया है। इस क्रम में पहला आता है गुलाम वंश, दूसरा आता है खिलजी वंश, तीसरा आता है तुगलक वंश, चौथा आता है सैयद वंश, और पांचवा आता है लोधी वंश। ठीक है, पांचवा आता है लोधी वंश। तो ऊपर से 4 जो हैं ये तुर्क हैं, और ये पांचवा जो है लोधी वंश ये अफगान शासक है। ये क्वेश्चन बनता है कि दिल्ली सल्तनत में कौन सा ऐसा राजवंश था जो कि तुर्क नहीं था, यानी कि गैर तुर्क था, तो वो है लोधी वंश। तो आइए हम पढ़ते हैं खिलजी वंश के बारे में। गुलाम वंश के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि गुलाम वंश के फाउंडर कुतुबुद्दीन ऐबक थे, और गुलाम वंश में मेनली जो शासक रहे 3 कैरेक्टर ऐसे रहे जिनसे क्वेश्चन बनते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और बलबन। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं खिलजी वंश। खिलजी वंश, जैसा कि हमने पढ़ा है कि बलबन के बाद गुलाम वंश में कोई ऐसा सुल्तान नहीं हुआ जो कि उस गुलाम वंश को और आगे तक ले जा सके। तो गुलाम वंश का अंतिम जो शासक था कैमूर, जिसकी हत्या जलालुद्दीन खिलजी ने कर दी, और एक नए राजवंश खिलजी वंश का नींव डाल दिया उसने। तो आइए पढ़ते हैं जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी, पहले खिलजी वंश का टाइम पीरियड देख लेते हैं। 1290 से लेकर के 1320, 1290 से लेकर के 1320 एडी तक खिलजी वंश का शासन रहा, जिसमें मेनली तीन सुल्तान के बारे में हमें पढ़ना है। और खिलजी वंश का फाउंडर की बात करें, यानी कि संस्थापक की बात करें, तो वो और कोई नहीं जलालुद्दीन खिलजी है, जो कि 1290 से 1296 ईस्वी तक इनका शासन रहा। इस 1290 से 1296 ईस्वी के शासन के बीच में जो भी इनका टाइम पीरियड है उसके बारे में पढ़ना है। तो इनसे बहुत ज्यादा क्वेश्चन तो नहीं आता है, लेकिन जो जो क्वेश्चंस आते हैं वो मैं आपको बता देता हूं कि इन्होंने क्या किया। जैसा कि हमने गुलाम वंश में पढ़ा है, कि गुलाम वंश का अंतिम जो शासक था वो कौन था? कैमूर था। अंतिम शासक कैमूर था, जिसकी हत्या 1290 ईस्वी में जलालुद्दीन खिलजी ने कर दी। क्योंकि कैमूर से एक बहुत ही कमजोर शासक रहा गुलाम वंश का, जिसका फायदा उठाकर जलालुद्दीन खिलजी ने उसकी हत्या कर दी और एक नया वंश खिलजी वंश की स्थापना कर दी। इतिहास में इसे हम क्या कहते हैं? खिलजी क्रांति के नाम से जानते हैं। इसे ही खिलजी क्रांति कहते हैं। खिलजी क्रांति कहते हैं। जब जलालुद्दीन खिलजी शासन में आया, सुल्तान पद प्राप्त किया, तो उस समय उसका एज जो था वो 63 वर्ष था। कहीं कहीं आपको इनके एज में डिफरेंस मिलेगा देखने को। कहीं कहीं 70 वर्ष का वृद्ध व्यक्ति नाम मिलता है, कभी कहीं कहीं मिलता है 60 वर्ष का, लेकिन बहुत सारे बुकों में मिलता है 63 वर्ष। तो हम याद रखेंगे कि जब ये शासक बना, सुल्तान बना, उस समय इसका एज कितना था? 63 वर्ष। उस समय इसका एज कितना था? 63 वर्ष था।
तो जैसा कि हम जानते हैं कि आदमी का जब एज ज्यादा हो जाता है तो उसकी मानसिकता में थोड़ा सा क्या आ जाता है, फ्लेक्सिबिलिटी आ जाता है, लचीलापन आ जाता है। जब इंसान यंग एज में होता है तो उसके ब्लड में क्या होती है, गर्मी होती है। ठीक उसी प्रकार से इसके भी जब ये रिटायरमेंट के टाइम में तो राजा बना है, सुल्तान बना, तो उस समय ये 60 वर्ष से ऊपर 60 प्लस के एज में ये राजा बना है। तो उस समय ये ज्यादातर ये लड़ाई झगड़ा युद्ध वगैरह में विश्वास नहीं रखता था। ये सुलहवादी विश्वास, मतलब सुलह समझौतावादी। ये जो था समझौतावादी नीति में विश्वास करता था, लड़ाई झगड़ा इन सब में ये विश्वास नहीं करता था। इसके इसी सिद्धांत से जो युवा वर्ग था, दिल्ली सल्तनत का युवा वर्ग था, वो इनसे क्या करता था, चिढ़ता था। इनके इस नीति से युवा वर्ग जो था चिढ़ता था। इसी युवा वर्ग में इसका दामाद और भतीजा और दामाद अलाउद्दीन खिलजी भी था, जो कि इसके नीतियों पे विश्वास नहीं करता था और इनसे चिढ़ता था। अब हुआ क्या कि जब ये इनके नीतियों पे विश्वास नहीं करता था, ये हमेशा लड़ाई झगड़ा और जबरदस्ती किसी राज्य पे चढ़ाई करना, इन सब चीजों में इनका विश्वास रहता था। और ये जलालुद्दीन जो खिलजी थे, इनका मानना था कि हम इस प्रकार से शासन नहीं कर सकते, इस प्रकार से लंबे समय तक शासन नहीं कर सकते, हम समझौतावादी नीति का पालन करते हुए अपना शासन करेंगे। यही कारण है कि पूछा जाता है क्वेश्चन कि दिल्ली सल्तनत में हिंदुओं के प्रति सबसे मतलब उच्च विचार, सबसे ये कह सकते हैं हिंदुओं के प्रति थोड़ा सा लचीलापन किस सुल्तान के समय था, तो वो था जलालुद्दीन खिलजी ही था, जो कि हिंदुओं के प्रति थोड़ा सा उनका विचार क्या था, उदार प्रवृत्ति का था। उदार दृष्टिकोण था किसका, जलालुद्दीन खिलजी का। जलालुद्दीन खिलजी का उदार प्रवृत्ति था। जलालुद्दीन खिलजी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। ये जो था सैनिकों को अपने बेटे के रूप में मानता था। सैनिकों को ये भेदभाव नहीं करता था कि ये सैनिक है तो इनके साथ ये व्यवहार, ये सैनिकों को भी बेटे के रूप में मानता था। सैनिकों को बेटे के रूप में मानता था। ये जब राजा बना था तो इसकी एज 63 वर्ष थी। और इसकी हत्या किसने की थी, इसकी हत्या इसके ही भतीजा और दामाद इसकी हत्या इसके भतीजा एवं दामाद अलाउद्दीन खिलजी ने कर दी। अलाउद्दीन खिलजी ने कर दिया। इसकी हत्या के बारे में थोड़ा सा हम जानकारी दे देते हैं आपको। इसकी हत्या कैसे हुई। एक बार क्या हुआ था कि अलाउद्दीन खिलजी, जैसा कि हमने पहले ही बताया था कि अलाउद्दीन खिलजी थोड़ा सा युवा था और गर्म विचारधारा का था, उग्र विचारधारा का था। तो उसने इनसे बिना अनुमति लिए बिना परमिशन के साउथ पे आक्रमण कर दिया। जब वहां से साउथ पे आक्रमण करके अपार धन वगैरह लेकर के जब वो राज दरबार में पहुंचा, तो ये जानकारी जब इनके दामाद, इनके जो ससुर को मिली कि उन्होंने ये
दक्षिण पे बिना इनसे अनुमति लिए आक्रमण कर दिया है। तो उन्होंने इनको भरे सभा में, भरे राज दरबार में इनका घोर इंसल्ट कर दिया कि आपने क्यों दक्षिण पे आक्रमण कर दिया। तो ये बात उनको अलाउद्दीन खिलजी को लग गई। उन्होंने अपने मन में रख ली कि इसका बदला तो मैं जरूर लूंगा, इसका बदला तो मैं जरूर लूंगा। वो मौके की तलाश में था कि कब मौका मिले और हम इस जलालुद्दीन खिलजी की हत्या करके गद्दी पे स्वयं बैठे, क्योंकि ये इसका एज अब राजा बनने लायक है नहीं और इस तरीके से दिल्ली सल्तनत को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है। इसी संबंध में क्या किया कि जब एक बार जलालुद्दीन खिलजी कहीं जा रहा था तो नदी के क्रॉस होकर के वो कहीं जा रहा था, तो उसका पीछा करते हुए अलाउद्दीन खिलजी भी उसके पीछे पीछे उनका पीछा कर रहा था। जब कुछ दूर जाने के बाद जलालुद्दीन खिलजी ने देखा कि आखिर मेरे पीछे किसकी सेना आ रही है, तो उसने पता लगवाया गुप्तचर को भेज के या अपने संदेशवाहक किसी को भेज के पता लगवाया कि ये किसकी सेना है। तो पता चला कि ये किसी और की सेना नहीं है, ये सेना अलाउद्दीन खिलजी का है, उनके दामाद की सेना है। तो उन्होंने कहा कि मुझे उनसे मिलना है। तो नदी के उस पार अलाउद्दीन है और नदी के इस पर जलालुद्दीन है। जलालुद्दीन ने इनसे मिलने की क्या की इच्छा जाहिर की। जलालुद्दीन ने इनसे मिलने की इच्छा जाहिर की। तो इन लोगों के मिलने का जो स्पॉट तय हुआ वो बीच नदी में उनका स्पॉट तय हुआ। एक इधर से जलालुद्दीन जा रहे हैं और उधर से अलाउद्दीन आ रहे हैं। दोनों इस नदी के बीचों बीच उनका मिलन होता है। और क्या करता है अलाउद्दीन खिलजी कि जब वो दोनों एक दूसरे से गले मिलते हैं तो वो अपना खंजर निकालता है और खंजर निकाल के जलालुद्दीन खिलजी की गर्दन उड़ा देता है। इस प्रकार से जलालुद्दीन खिलजी की इधर उसने मौत कर दी, वो भी किससे? छल से इसने मौत उनको मारा है। तो इसी पे बर्नी लिखता है कि जब अलाउद्दीन खिलजी सम्राट बना उस समय जलालुद्दीन के मस्तक से क्या हो रहा था? रक्त टपक रहा था। यानी कि जब उनके सर पे शाही मुकुट रखा जा रहा था, शाही चंदोबा रखा जा रहा था, तो उस समय जलालुद्दीन खिलजी की सर से क्या हो रहा था? रक्त टपक रहा था। और ये जैसे इनको मारता है, जलालुद्दीन खिलजी को जैसे ये मारता है, स्वयं वहां से दिल्ली के लिए निकल जाता है और अपने आप को क्या घोषित कर देता है? सुल्तान घोषित कर देता है। तो यहीं से इनकी स्टोरी जो क्या होती है? खत्म होती है। यहीं से जलालुद्दीन खिलजी की स्टोरी खत्म होती है और एक दिल्ली को एक नया सुल्तान मिल जाता है और उस सुल्तान का नाम है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी वंश का सबसे महत्वपूर्ण सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी। इसका टाइम पीरियड है 1296 से 1316। अलाउद्दीन खिलजी का टाइम पीरियड है 1296 से 1316। अब अलाउद्दीन खिलजी के बारे में अच्छे से जानकारी हम आपको दे रहे हैं, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में हम बता रहे हैं कि अलाउद्दीन खिलजी जलालुद्दीन खिलजी का ही भतीजा और दामाद था। भतीजा एवं दामाद था। इसने 1296 में जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर सिंहासन प्राप्त करता है। 1296 में इनकी हत्या करके सिंहासन प्राप्त करता है। अब इसने जब सिंहासन प्राप्त कर लिया तो इसने कुछ अपनी पॉलिसी लॉन्च की है। इसने कहा कि मैं जलालुद्दीन खिलजी की तरह शासन नहीं करूंगा, मैं उनसे हटके शासन करूंगा। इसने अपने साम्राज्य को विस्तार करने का प्रण कर दिया। यही एकमात्र ऐसा सुल्तान है
जो कि पूरे भारत पे इसका शासन रहा है। यही एकमात्र ऐसा सुल्तान है जिसका पूरे भारत पे शासन रहा, नॉर्थ से साउथ तक और ईस्ट से वेस्ट तक इसका पूरा का पूरा इंडिया में इसका शासन रहा। बाकी इससे पहले हमने पढ़ा है कि प्राचीन इतिहास में समुद्रगुप्त के समय ऐसा एक बार हुआ था, और उसके बाद ये दूसरा ऐसा अवसर था कि इसने पूरे भारत पे अपना शासन किया था। इसी कारण इसे क्या कहा जाता है, द्वितीय सिकंदर कहा जाता है। यही रीजन है कि इसे द्वितीय सिकंदर कहा जाता है, क्योंकि हम सिकंदर के बारे में जानते हैं कि सिकंदर क्या बनना चाहता था, विश्व विजेता बनना चाहता। हालांकि ये विश्व विजेता तो हुआ नहीं, लेकिन ये भारत का विजेता अवश्य कहला सकता है। इसीलिए इसने स्वयं को खुद से ये उपाधि सिकंदर, द्वितीय सिकंदर या सिकंदर शानी की उपाधि स्वयं से धारण की थी। सिकंदर ए शानी कौन सी उपाधि धारण की थी, सिकंदर ए शानी की उपाधि धारण की थी। और ये खुद से टाइटल लिया था, किसी और ने नहीं दिया था। इसके बारे में कहा जाता है विश्व विजेता भी कहा जाता है, विश्व विजेता कहा जाता है, विश्व सुल्तान कहा जाता है। हालांकि ये रियल में विश्व विजेता नहीं था और ना ही विश्व सुल्तान था, लेकिन ये इसका कुछ ऐसे एटीट्यूड जो कि सिकंदर से मिलते जुलते थे, इस कारण इसे द्वितीय सिकंदर भी कहा जाता है। तो आइए अलाउद्दीन खिलजी के बारे में जो महत्वपूर्ण बातें हैं हम बता देते हैं आपको। अलाउद्दीन खिलजी की दो सबसे महत्वपूर्ण अटैक को माना जाता है, एक साउथ अटैक और एक नॉर्थ अटैक। तो पहले हम पढ़ लेते हैं नॉर्थ अटैक, यानी कि उत्तर आक्रमण। उत्तर भारत पे इसने आक्रमण किया, वहां से क्या क्या चीजें मिली इसको और क्या क्या घटनाएं घटती है। जब इसने उत्तर भारत यानी कि गुजरात पे आक्रमण किया, तो गुजरात में इसका उस समय आक्रमण किया तो इसका सेनापति कौन था, नुसरत खान था। नुसरत खान सेनापति था, उसने गुजरात पे आक्रमण किया। गुजरात पे आक्रमण किया तो वहां के मतलब देवगिरी के जो राजा था कृष्ण देव राय करके मिलता है बुक में हमें, तो देवराय को पराजित किया और वहां से इसने मलिक काफूर नामक व्यक्ति को 1000 दिनार में खरीदा था। मलिक काफूर एक गुलाम था। इस गुलाम को उस समय ये प्रथा थी कि गुलामों को खरीदा जाता था, यानी कि मनुष्य को ही खरीदा जाता था और खरीद करके उसे गुलाम बनाया जाता था, उससे काम करवाया जाता था। तो मलिक काफूर भी वैसा ही था, इसको 1000 दिनार में खरीदा गया था। यही कारण है कि इसे 1000 दिनारी के नाम से ही मिलता है। क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है कि 1000 दिनारी किसे कहा जाता है, तो 1000 दिनारी किसे कहा जाता है, मलिक काफूर को कहा जाता है। मलिक काफूर चूंकि ये ऐसा व्यक्ति था, मतलब ये किन्नर था। किन्नर का मतलब आप समझते हैं, किन्नर था, लेकिन ये बहुत ही टैलेंटेड व्यक्ति था। तो नुसरत खान ने मलिक काफूर को 1000 दिनार में खरीदा और 1000 दिनार में खरीद के इसने अलाउद्दीन खिलजी को गिफ्ट एज ए गिफ्ट किया। किसको, मलिक काफूर को गिफ्ट किया। तो मलिक काफूर को गिफ्ट किया था अलाउद्दीन खिलजी के लिए, और अलाउद्दीन खिलजी ने इसे अपना सेना आगे चलकर सेनापति बनाया। और जो दक्षिण का अभियान है, दक्षिण अटैक है, उसमें मलिक काफूर ने अलाउद्दीन खिलजी के लिए बहुत ही अहम रोल अदा किया था। और इन 4 राज्यों से अपार धन और संपत्ति लूट करके या फिर कहे कि कब्जा करके किसको दिया था, अलाउद्दीन खिलजी को। तो उस समय का दक्षिण के कुछ राज्य है, 4 प्रमुख राज्य हैं जो आपको यहाँ पे देख सकते हैं आप। देवगिरी था, देवगिरी के बाद द्वार समुद्र जिसे होसल भी कहते हैं, वारंगल यानी कि ये आज के डेट में तेलंगाना का क्षेत्र है, और ये पांड्य यानी कि तमिलनाडु का एरिया है। तो देवगिरी का राजा था रामचंद्र देव, और द्वार समुद्र यानी कि होसल का राजा था वीर भल्लाल, और वारंगल का राजा था प्रताप रुद्र देव द्वितीय, जिसके पास कोहिनूर हीरा था। आज के डेट में कोहिनूर हीरा कहाँ है, इंडिया में नहीं है। आज के डेट में कोहिनूर हीरा लंदन के पास है। तो हम इसके बारे में आगे बताएंगे कि कोहिनूर हीरा कहाँ से कहाँ बाद में चला गया। इसी को फारस का नेपोलियन जिसे कहा जाता है, नादिर शाह ने यही कोहिनूर हीरा और तख्ते ताऊ यानी कि मयूर सिंहासन शाहजहां का लूट करके फारस ले गया था। तो ये कोहिनूर हीरा भारत का ही था, लेकिन आज की डेट में भारत में है नहीं। ये कहाँ चला गया है, लंदन में चला गया है। तो इन चारों को तो पराजित किया था किसने, मलिक काफूर ने। लेकिन पांड्य राज्य को विजित नहीं कर पाया था, क्योंकि पांड्य राज्य के अंदर पहले से ही 2 भाई आपस में लड़ रहे थे। तो उसने ये चालाकी की कि इस पे अटैक कर रहे हैं, तो खुद ही 2 भाई आपस में लड़ रहे हैं, इसमें अटैक करने की कोई जरूरत नहीं है। उसने सपोर्ट किसको किया,
इसको सपोर्ट किया, वीर पांडे को। जो वीर पांडे को सपोर्ट किया तो सुंदर पांडे को सपोर्ट किया तो सुंदर पांडे ने मलिक काफूर के सपोर्ट की यानी कि सहायता से अपने ही भाई वीर पांडे की हत्या कर दी और पांडे राज्य किसका हो गया, सुंदर पांडे का। इसके एवज में सुंदर पांडे ने मलिक काफूर को बहुत सारे पैसे दिए, पैसे और हीरा रत्न जो भी था, जवाहरात यानी कि काफी मात्रा में मनी इसको दिए। ये सारा इन चारों उत्तर दक्षिण के चारों राज्यों से काफी मात्रा में इसे धन की प्राप्ति हुई और ये धन लेकर के कहाँ चला गया, अलाउद्दीन खिलजी के पास गया और अलाउद्दीन खिलजी को सौंप दिया। तो इस तरीके से ये कह सकते हैं कि पूरा का पूरा साउथ विक्ट्री में सबसे अहम रोल किसका रहा था, मलिक काफूर का। क्योंकि मलिक काफूर एक किन्नर था, इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि एक किन्नर होते हुए भी उसने दक्षिण के चार बड़े बड़े और मजबूत, एक तरीके से कह सकते हैं चार बड़े बड़े और मजबूत राजाओं को पराजित करते हुए उनसे काफी मात्रा में धन और यहाँ तक कि कोहिनूर हीरा अर्जित करके अलाउद्दीन खिलजी को दिया था। इसलिए ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है मलिक काफूर। और इसे खरीदा किसने था, नुसरत खान ने। कितने में, तो 1000 दिनार में। यही रीजन है कि 1000 दिनारी के नाम से इसे जाना जाता है। अब देखते हैं उत्तर आक्रमण। उत्तर आक्रमण में चित्तौड़ का आक्रमण सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि चित्तौड़ के बारे में बहुत सारी जानकारियां भी मिलती है। और एक पुस्तक है पद्मावत, जिसके लेखक है मलिक मोहम्मद जायसी। एक पुस्तक है पद्मावत, कहीं नोट कर लीजिए, पद्मावत एक पुस्तक है। इसके लेखक जो है मलिक मोहम्मद जायसी है, मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी। अब पूछेगा कि मलिक मोहम्मद जायसी के लेखक कौन है, पद्मावत के लेखक कौन है, तो मलिक मोहम्मद जायसी। अब पूछेगा कि लैंग्वेज, किस लैंग्वेज में पुस्तक लिखी गई है, तो ये लैंग्वेज है अवधी भाषा में लिखी गई है मलिक मोहम्मद जायसी। इसमें यह वर्णन किया गया है कि उस समय के भारत में सबसे खूबसूरत अगर कोई महिला थी तो यही चित्तौड़ की रानी यानी कि राजा रतन सिंह की औरत थी पद्मावत। एक अभी हाल फिलहाल में एक मूवी भी आया है पद्मावत, जिसमें ये आप देख करके क्लियर कर सकते हैं कि उसके समय की सबसे खूबसूरत यहाँ से विश्व की सबसे खूबसूरत महिला कौन थी, तो यही राजा रतन सिंह की पत्नी पद्मावती थी। इसके विषय में बहुत सारी जानकारी मिलती है कि इसके समान उस समय पूरे वर्ल्ड में कोई नहीं था सुंदरता के मैटर को लेकर के। तो एक रीजन ये भी रहा था अलाउद्दीन खिलजी का चित्तौड़ पे आक्रमण करने का, कि वो मानता था कि उस समय का वो सबसे योग्य इंसान है। तो जैसे कि हमने रामायण में, महाभारत वगैरह में भी देखा है, जिस प्रकार से वो क्या कहते हैं, रावण ये कहता, रावण का मानना ये था कि मैं इस संसार का सबसे शक्तिशाली इंसान हूँ, सबसे ताकतवर इंसान हूँ, तो मेरे पास सबसे सुंदर स्त्री यानी कि उस समय की सबसे सुंदर स्त्री सीता थी, तो मेरे पास होनी चाहिए। सेम रीजन इसके साथ भी था, यानी कि अलाउद्दीन खिलजी के साथ भी यही था। अलाउद्दीन खिलजी मानता था कि मैं इस समय का सबसे योग्य और सबसे भारत का सबसे ताकतवर मतलब सुल्तान हूँ, तो मेरे पास भी पद्मावती का स्थान कहाँ होना चाहिए, मेरे पास भी होना चाहिए। तो जब उसके बारे में जानकारी मिली कि मतलब भारत की सबसे सुंदर स्त्री कौन है, तो पद्मावती है, तो उसके अंदर एक जिज्ञासा सा उत्पन्न हुई कि पद्मावती को किसी तरह से मुझे अर्जित करना है। इसी परिप्रेक्ष्य में उसने चित्तौड़ पे आक्रमण किया। ये तो पौराणिक मतलब ये स्टोरी हो गई, लेकिन जियोग्राफिकली देख लें, भौगोलिक स्थिति का वर्णन देख लें, तो भौगोलिक स्थिति से इसलिए चित्तौड़ महत्वपूर्ण हो जाता था, क्योंकि अगर वेस्ट में जाना है तो चित्तौड़ किसका काम करता था, एंट्री गेट का काम करता है। यानी कि अगर हमें यहाँ गुजरात पे आक्रमण करना है तो चित्तौड़ यहाँ है, यहाँ मालवा है, यहाँ द्वार समुद्र है, तो ये उत्तर पूरा वेस्ट है। तो इसी रूट से हम चित्तौड़ के रूट से यानी कि दिल्ली से हमें गुजरात आना है तो डायरेक्ट हम इस रूट से आते थे ताकि शॉर्ट पड़ता था, वरना ऐसे आके जाना पड़ेगा तो थोड़ा सा यात्रा लंबी हो जाती थी। यही कारण है कि चित्तौड़ पे आक्रमण करना मतलब उचित था, उसके दृष्टिकोण से उचित था, इसलिए उसने चित्तौड़ पे आक्रमण किया। इस युद्ध में हुआ क्या कि अलाउद्दीन खिलजी ने राजा रतन सिंह को पराजित कर दिया, और पराजित कर दिया तो एक चीज हमें वहां मिलता है, क्योंकि पहले का जो किला होता था, यहाँ देख लीजिए, मान लीजिए कि ये किला है तो किले को मतलब बाउंड्री से चारों तरफ से घेरा जाता था। किले को बाउंड्री के चारों तरफ से बड़े बड़े मोटे दीवार से
घेरा जाता था कि यदि कोई आक्रमण वगैरह हो तो हम इसके अंदर कोई सैनिक बाहर से कोई आक्रमण न कर पाए और हम काफी दिनों तक सुरक्षित रह सकते थे। इसके अंदर ही अंदर सुरंग बने होते थे। तो इस समय भी कुछ ऐसा हुआ कि अलाउद्दीन खिलजी ने इनके किले को चारों तरफ से घेर रखा था, 2-3 महीनों से घेर रखा था, लेकिन किले का मेन गेट नहीं खुल रहा था क्योंकि इतना बड़ा लंबा चौड़ा अंदर होता है फोर्ट किला कि उसमें काफी दिनों का सामग्री पहले से रखा होता है। तो सेम चीज यही, अलाउद्दीन खिलजी 2-3 महीने से उस किले को घेर रखा था, लेकिन राजपूत जो थे दरवाजा मेन गेट नहीं खोल रहे थे। राजपूत भी अंदर ही अंदर परेशान हो रहे थे कि आखिर ये लोग कितने दिनों तक रहेंगे। आखिर इंसान को रहने के लिए खाना और पानी चाहिए, तो कितने दिनों तक खाना पानी रहेगा इस फोर्ट के अंदर। वो भी परेशान हो रहे थे। एक रात क्या हुआ कि पूरा मंत्रिमंडल, जो राजपूतों की मंत्रिमंडल थी, उसने बैठ के ये डिसाइड किया कि आखिर कब तक हम किले के अंदर छुप के बैठेंगे और बाहर अलाउद्दीन खिलजी की सेना हमें चारों तरफ से घेर रखी है। तो इसमें फाइनली ये निर्णय हुआ कि कल हम युद्ध के लिए गेट खोलेंगे, मेन गेट खोलेंगे। तो उस समय ये प्रथा थी कि युद्ध पे जाने से पहले राजपूतों की स्त्रियां क्या करती थी, एक बड़ा सा गड्ढा खोदती थी, उसके अंदर आग लगाती थी और आग लगा के उसमें उसी से उनकी आरती वगैरह करके भेजती थी। अगर उधर से वो लौट के आएंगे तब जब तक उधर वो युद्ध करते रहेंगे ये आग क्या रहेगा, जलता रहेगा। जब उधर से वो युद्ध से जीत करके आएंगे तब इस अग्नि को पानी वगैरह से शांत यानी कि बुझा दिया जाएगा। अगर वो युद्ध में मर जाते हैं तो ये स्त्रियां क्या करती थी, स्वयं भी इस अग्निकुंड में कूद के वो भी अपना प्राण त्याग देती थी। तो यही रीजन है कि पद्मावती भी राजा रतन सिंह की पत्नी थी। चूंकि राजा रतन सिंह युद्ध में क्या हुए, पराजित हुए, उस समय पद्मावती अपने पूरे के पूरे सेविकाओं के साथ इसी अग्निकुंड में कूद करके भस्म हो गई थी। इसी प्रथा को क्या कहते हैं, जौहर व्रत, जौहर व्रत कहते हैं। सती प्रथा और जौहर व्रत दोनों में अंतर है। सती प्रथा क्या होता था कि कोई भी औरत सिंगल यानी कि उसके हस्बैंड का डेथ हो जाता है तो वो सिंगल चिता पे कूद के जलती थी। लेकिन अगर ग्रुप में एक से ज्यादा यानी कि 2, 4, 5, 10 हजारों की संख्या में ग्रुप से ज्यादा महिलाएं मतलब अग्नि में कूदती थी तो उसी प्रथा को जौहर व्रत कहा जाता है। तो ये पद्मावत में भी देखने को मिलता है, जो मूवी है ये पद्मावत, उसमें भी ये जिक्र मिलता है कि एक रात जब उनके हस्बैंड्स जो होते हैं युद्ध के लिए निकलते हैं तो पूरा अग्नि खोद करके उसमें अग्नि प्रज्वलित की जाती है। और जब वो युद्ध में हार जाते हैं तो रानी पद्मावती भी क्या करती है, अपने सखियों के साथ और सेविकाओं के साथ उस अग्निकुंड में जल के भस्म हो जाती है। ठीक है, ये कहानी देखने को मिलता है। अब युद्ध के कारण आपको बताई दे कि दिल्ली नॉर्थ से वेस्ट गुजरात की ओर जाने के लिए चित्तौड़ एंट्री गेट का काम करता था। अब पढ़ लेते हैं अलाउद्दीन के प्रमुख कार्य। अलाउद्दीन के प्रमुख कार्य क्या क्या है। जब ये सुल्तान बना तो इसने पूरा का पूरा एक राजत्व सिद्धांत बनाया, एक पूरा का पूरा शासन करने का नियम पद्धति को अपनाया। इसने दिल्ली सल्तनत में क्या की, घोड़े दागने की परंपरा शुरू की। अब क्या होता था कि मतलब घोड़ा ये पहचान में नहीं आता था किसके पास कितने घोड़े हैं। जब सैलरी लेना होता था सैनिकों को तो वो एक घोड़े के बजाय 2 घोड़े, 2 घोड़े के बजाय 3 घोड़े लेकर के आते थे और कहते थे कि राजा साहब मेरे पास 4 घोड़े हैं, मेरे को 4 घोड़े का सैलरी दे दीजिए। तो इसने क्या किया, ये भूमि से उठ करके सुल्तान बना था। तो ये हर चीजें जानता था कि लोग कहाँ से कहाँ चालाकियां करते हैं, तो हर छोटी बड़ी चीजें जानता था। तो इसने क्या किया कि घोड़े दागने की परंपरा शुरू कर दी, यानी कि जिसके पास जितने घोड़े उन पे दाग के सिंबल दे दिया जाता था कि ये पहचान में कि हाँ तुम्हारे पास इस सिंबल के घोड़े हैं। तो इसने दिल्ली सल्तनत में घोड़े दागने की परंपरा शुरू की। इसने सैनिकों का हुलिया रखना भी शुरू किया कि कौन सा सैनिक कैसा दिखता है, अगर युद्ध में मारा जाए तो ये पता चले कि हाँ ये सैनिक इस नाम का है, इस घराने से बिलोंग करता है। तो उसने सैनिकों का हुलिया रखना शुरू किया। जैसे कि आजकल देखने को मिलता है आधार कार्ड, पैन कार्ड, इन सब में सैनिकों वगैरह का या फिंगरप्रिंट, जिससे अगर उनकी भयानक डेथ हो गई पता नहीं चला कि न सर का पता है न पैर का पता है, फिर भी इंसान का पता लग जाता है कि वो कहाँ से है और उसका नाम क्या है। तो सेम ये प्रथा उस मिडिवल हिस्ट्री में ये कौन प्रारंभ किया था, अलाउद्दीन खिलजी ने प्रारंभ किया था। इसने सैनिकों को नगद वेतन देना शुरू किया। पहले क्या होता था कि सैनिकों को नगद वेतन नहीं दिया जाता था। वो जब युद्ध करके लौटते थे तो उन्हें भूमि दे दी जाती थी सैलरी के रूप में। लेकिन इसने क्या किया, सैलरी के रूप में भूमि न दे करके कैश देना शुरू किया था, कैश देना शुरू किया था। इसने दिल्ली में बाजार नियंत्रण पॉलिसी भी लागू किया था। बाजार नियंत्रण पॉलिसी क्या है ये बात समझिए
इसने सारे वस्तुओं के दाम फिक्स कराए। इसने दिल्ली सल्तनत में सारे वस्तुओं के दाम फिक्स कराए, यहाँ तक कि छोटे से छोटे चीजों से लेकर के बड़े से बड़े चीजों का दाम निर्धारित किया। इसके पीछे रीजन क्या था कि वो बड़ी सेना रखना चाहता था। यदि किसी वस्तु का मूल्य अगर 21 रुपया है तो वो क्या करता था, उसका मूल्य घटाकर 7 रुपया कर देता था, 7 रुपया कर देता था। और सैनिकों को कितना वेतन शुरू किया, पहले सैनिकों को 21 रुपया देता था, जिनसे उनका पूरा खर्चा महीने का निकल जाता था। तो अब उसने 7 रुपया ही देना शुरू किया, चूंकि सारे वस्तुओं के दाम उसने कम करवा दिए थे, तो 7 रुपये में ही सारे मतलब सैनिकों जितने भी जिस व्यक्ति को 7 रुपया सैलरी दिया जा रहा है उसका सारा एक महीने का खर्च 7 रुपये के अंदर निकल जाता था। तो इसके पीछे रीजन ये था कि वो बड़ी सेना रखना चाहता था। उस समय ये बात पता चलती है कि उसकी सेना में 4,75,000 सैनिक थे, 4,75,000 अश्वरोही सैनिक उस समय इसके सेना में मौजूद थे। तो इसके पीछे रीजन यही था कि वो बड़ी सेना रखना चाहता था। इसने 4 प्रकार के बाजार लगाए, यानी कि हर बाजार, इस बाजार में क्या बिकना है, उस बाजार में क्या बिकना है, ये सेक्टर वाइज डिवाइड कर देते हैं। यानी कि अनाज के बाजार अलग लगाए, कपड़े के बाजार अलग लगाए, मनुष्य के बाजार अलग लगवाए, सब्जियों के बाजार अलग लगाए। तो उसने निम्न 4 प्रकार के बाजार लगवाए और उस बाजार में केवल वही वस्तु बिका करती थी। इसके समय सबसे ज्यादा अगर दिल्ली सल्तनत में पूछे क्वेश्चन की सबसे ज्यादा दिल्ली सल्तनत में मंगोलों का आक्रमण सबसे ज्यादा किसके समय हुआ था, तो ये अलाउद्दीन खिलजी के समय ही मंगोलों का सबसे ज्यादा आक्रमण हुआ था। इसके और ये इसका एक और महत्वपूर्ण काम है कि इसने कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद में अलाई दरवाजा इसने कुतुब मीनार का ही अंदर एक अलाई दरवाजा पड़ता है, कुतुब मीनार के अंदर ही कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद पड़ता है, उसके जस्ट नजदीक उसमें एक इसने दरवाजा लगवाया था, अलाई दरवाजा। इस दरवाजे का वैल्यू इस प्रकार है कि ये इसी गेट से होकर के जो भी इसके विरोधी थे, इसके प्रति षड्यंत्र करने वाले थे, इनको इसी दरवाजे से होकर के कुतुब मीनार के ऊपर सबसे छत के ऊपर ले जाता था और वहां से क्या करता था, उनको फाड़ डाउन यानी कि नीचे की तरफ धक्का दे देते। इस कारण इसे पाप का दरवाजा भी कहा जाता है, पाप का दरवाजा भी कहा जाता है। जितने भी पापी वगैरह थे उन सबको इसी दरवाजे से होकर कुतुब मीनार के ऊपर सबसे ले जाकर वहां से धक्का दे देता था और उनकी मृत्यु हो जाती थी। इसकी मृत्यु जो है 1316 ईस्वी में एक बीमारी के कारण हो गई और इसके मृत्यु के 4 साल के अंदर ही क्या हुआ, खिलजी वंश समाप्त हो गया। तो खिलजी वंश का दूसरा पार्ट इसके अगले वाले वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। तब तक के लिए इतना ही काफी है। टेक केयर, बाय बाय।